आज हम हाइको की तरफ से पोल्ट्री हाउस स्कूल ऑफ लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री एजुकेशन की तरफ से आपको मेरा इमरान क़य्यूम का सलाम है। आज हमारा जो वेबिनार पार्ट 2 है, डॉक्टर इब्रार हैं अख्तर हमारे साथ ब्रॉयलर स्पेशलिस्ट, और हमारा वेबिनार पार्ट 2 है ब्रॉयलर ब्रूडिंग मैनेजमेंट ब्रॉयलर ब्रूडिंग मैनेजमेंट। जी, तो वेलकम डॉक्टर इब्रार साहब, वेलकम सर। बहुत शुक्रिया सर। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सबको अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर इब्रार साहब, मैं तारुफ तो आपको पहले भी था, हमारी पिछली वीडियोस आपने देखी होगी पार्ट 1 की। डॉक्टर इब्रार जो है बच्चे से इस फील्ड में है माशाल्लाह। पाकिस्तान से भी इन्होंने हायर एजुकेशन ली है और पाकिस्तान से बाहर भी, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी एक्सपीरियर है पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी। उन्होंने काफ़ी हाई फाई कोर्सेज भी किए हैं और माशाल्लाह कंसल्टेंट हैं। फार्मिंग सोल्यूशन जो है उनकी कंपनी है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी इनसे काफ़ी अरसे से इसी फील्ड में, इसी पोल्ट्री और लाइफ स्टॉक के वक्त से मेरा इनसे रब्ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह काफ़ी अच्छे इनकी एक्सप्लिशमेंट हैं। आज डॉक्टर साहब जो है आपने उस दिन डे 1 से शुरू किया था, लेकिन आज मैं चाहूँगा कि दोबारा रीस्टार्ट करें और मैं आप प्रेजेंटेशन जो है आप अपनी शेयर करते हैं सर। आपकी स्क्रीन आपकी बिल्कुल ग्रीन हो गई। जी डॉक्टर साहब, मैनेजमेंट बिफोर चिक अराइवल। हाँ जी, अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कोर्स इसलिए हमारे आया कि जब से ये हमारी ऑनलाइन क्लासेस हैं शुरू हुई हैं, तो उसमें बहुत सारे जो क्वेश्चन आंसर आ रहे थे वो बड़े रैंडम किस्म के थे, और लोगों का उसके अंदर यानी बीच में से जहां प्रॉब्लम शुरू हो रहा है तो उधर से उन्होंने कोई ना कोई सवाल करना होता था। अब होता ये था कि वो ऐसी स्टेज पे पहुंच चुके होते थे कि उसकी रेमेडी मुश्किल थी। जब आप प्रोटोकॉल शुरू से ही एक स्टैंडर्डाइज लेके चलेंगे तो वो बहुत सारे मैनेजमेंटल इश्यूज जो हैं उसमें नहीं आएंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने कहा कि भी एक हम इस तरह के लेयर का, ब्रॉयलर का, ब्रीडर का पूरा एक जो है ना वो हम एक गो थ्रू कर लें शुरू से आखिर तक। तो ये भी उसी का एक पार्ट है, उसी के तहत हमने जो है ना उसको डिजाइन किया है। सबसे पहले तो ये है कि जब चिक्स आने हैं तो उससे पहले क्या करना है। एक हमारे पास एक ये होना चाहिए कि जितना अच्छा हम उनकी अराइवल से पहले तैयारी करेंगे तो बाद के इश्यूज उसी तरह से कम होंगे। इसमें सबसे पहले तो क्लीनिंग ऑफ द हाउस है कि आपका हाउस जो है वो अच्छी तरह साफ हो। क्लीनिंग का मतलब ये है कि उसको खुश्क हालत में जो सफाई होती है वो बहुत ही अच्छी हो, यानी उसके अंदर कोई केक्स न जमे हो, और उसका जो फर्श है, उसकी छत है, दीवारें हैं, ये सारे एरियाज वहां से कोई भी किसी किस्म का जो ऑर्गेनिक मैटर जम जाता है ना वो ना हो, उसको खुरच के सफा करें। अदरवाइज जब डिसइंफेक्ट करेंगे तो वो जो ऑर्गेनिक मैटर जमा हुआ होगा ऊपर से तो वो बज़ाहिर उसके स्प्रे हो जाएगा, लेकिन उसके नीचे सारे जो उसके बैक्टीरिया हैं या वायरस है उसके जो हाइडिंग की, हाइबरनेशन की जगह होगी। तो इसलिए क्लीनिंग का मतलब ये कि सफाई। सेकंड पॉइंट है डिसइंफेक्शन ऑफ द हाउस। तो ये इसलिए दोनों अलग अलग हैं कि क्लीनिंग जितनी अच्छी आप करेंगे तो सरफेस की डिसइंफेक्शन उतनी अच्छी होगी। जब सरफेस ही क्लीन नहीं है तो उसकी डिसइंफेक्शन हो नहीं सकती। तो ये कॉन्सेप्ट ऐसा है जिसको आम तौर पे, ये प्रैक्टिकल बात मैं कर रहा हूँ कि बहुत सारे फार्म्स पे विजिट किया, और क्लीनिंग का जो है ना जब उन्होंने अपने तरफ से प्रोसेस कंप्लीट कर लिया तो बाद में अच्छे खासे उनके जो है ना वो केक्स और का जो ऑर्गेनिक मैटर जो जमा हुआ था वो निकाल के दिया। तो पता चला कि जी नीचे से उस पूरे डिसइंफेक्शन का कोई फायदा नहीं है। तो डिजीज चैलेंजेस फ्लॉक आफ्टर फ्लॉक जो चलते रहते हैं उसकी मेन रीजन यही है कि यहाँ से कट डाउन नहीं होते।
अच्छा, जब इसको सबसे पहले तो क्लीन कर लिया, क्लीनिंग के लिए माशाल्लाह मैं ये समझता हूँ कि सारे जितने भी हैं उनके कॉन्सेप्ट है कि कैसे क्लीन करना है। इसी तरह डिसइंफेक्शन है, थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल डिस्कस करूंगा। उसके बाद चिक्स से पहले हमने ये क्या करना है कि जब क्लीनिंग हो गई और डिसइंफेक्शन होगी तो उसको टेस्ट करें। उसके डिफरेंट जगह से स्वैब सैंपल्स लेकर उसको टेस्ट किया जाए कि हमारी क्लीनिंग किस हद तक सक्सेसफुल है। इसी तरह से जो इक्विपमेंट हैं वो तमाम चलाकर टेस्ट रन एक दफा कर लिया जाए ताकि चिक्स की अराइवल के बाद फिर हमारे पास कोई गुंजाइश न रहे। और इसमें टारगेट जो है, टारगेट जो एक लाइन में आप समझ लें, वो ये होना चाहिए कि पिछले फ्लॉक की कोई भी निशानी नहीं हो आपके जो मौजूदा फार्म है या नेक्स्ट फ्लॉक में पिछले फ्लॉक की कोई निशानी ना हो, ऐसा महसूस हो कि ये पहली दफा इसमें फ्लॉक डाल रहा है। तो दिस इज द की ऑफ द सक्सेस। अच्छा, अब आगे नेक्स्ट इसमें जो टारगेट गोल्स हैं चिक्स के लिए, वो हमने जब सेट करेंगे तो तब हमें पता चलेगा कि हमने किस तरफ जाना है। तो सबसे पहले तो 7 डेज जो वेट है वो हमने टारगेट रखना है, कोई 4 से 5 टाइम मल्टीप्लाई होना चाहिए। जो चिक वेट है उसको 4 से 5 टाइम मल्टीप्लाई होना चाहिए। मतलब 30 है तो 30 into 5, तो उस लिहाज से वो जो है ना मल्टीप्लाई हो। फिर इसी तरह से मोर्टेलिटी का जो हमने टारगेट रखना है वो लेस देन 1% हो। तो इससे फिर क्या होगा कि ये जो हमें जो फ्लॉक को जो ना किक स्टार्ट वो अच्छा मिलेगा। अच्छा, अब ये तो टारगेट है। इस टारगेट को पूरा करने के लिए फिर आगे एफर्ट्स आ जाती हैं। जैसे पहले मैंने कहा क्लीनिंग ऑफ हाउस का, तो ये अगली स्लाइड में देखेंगे कि ये शेड की प्रेपरेशन है। इसकी कोई एक चेक लिस्ट बनी हुई है। एक्चुअली ये जो स्लाइड्स हैं दीज आर चेक लिस्ट। अब इसमें सबसे पहले तो ये है कि इंसेक्टिसाइड स्प्रे करें। जब बर्ड की रिमूवल के बाद, लिटर रिमूवल से पहले इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर दें ताकि जो भी इंसेक्ट्स या उनके जो स्पोर्स वगैरह या उनके एग्स हैं वो खत्म हो जाएं, तो वो बाहर जाके स्प्रेड ना हो, आउटसाइड एरिया में ना गिरे, तो वहां से खत्म हो जाए। उसके बाद लिटर को रिमूव कर लें। लिटर रिमूव करने के बाद इक्विपमेंट्स की क्लीनिंग आ जाती है कि जितने भी हैं इक्विपमेंट उसको, जिसमें फैंस हैं और ये जो वेंट्स हैं, खास तौर पर पैड्स हैं, कूलिंग सिस्टम है, ड्रिंकर्स हैं, फीडर्स हैं, फीडिंग लाइंस हैं, ये सब अच्छी तरह से क्लीन हो जाए। और उसके बाद फिर ये है कि ये शेड की जो प्लेन वॉशिंग है वो अच्छी तरह से करनी है। अच्छी तरह से मुराद ये है कि ये महज एक रूटीन में बोला जाने वाला लफ्ज नहीं है। अच्छी तरह से, अच्छी तरह का मतलब है कि इट शुड बी फ्लश्ड आउट। यानी अगर कोई बैक्टीरियल लोड किसी सरफेस में मौजूद है तो इट शुड बी फ्लश्ड आउट, उसको हम कहते हैं अच्छी तरह से। तो प्लेन वाटर से हमने तमाम बैक्टीरियल लोड को फ्लश आउट कर देना है, ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए। उसके लिए फिर आगे आ जाता है कि ये डिटर्जेंट यूज कर लें। किसी जगह ऑर्गेनिक मैटर है, कोई चीज जमी हुई है कहीं पे, जो डेब्रस है या ऐसा मटेरियल है स्टिकी, तो वो डिटर्जेंट जो है ना उसको यूज करते हुए, और ये आजकल मुख्तलिफ डिटर्जेंट हैं, कोई भी यूज कर सकते हैं, तो उसको फिर जो है अच्छी तरह से ऐसा हो कि वो सरफेस जो है ना बिल्कुल क्लीन हो जाए। इसी तरह से जब ये किया है तो उसमें फ्लोर वॉशिंग से पहले वाटर लाइन की वॉशिंग बड़ी जरूरी है। वाटर लाइन की वाटर टैंक और वाटर लाइन, इसकी फ्लशिंग करके उसको उसमें क्लोरीनेटेड पानी डाल के उसको छोड़ दें ताकि वो सारे का सारा पानी फ्लोर के ऊपर आ जाए। उसके बाद फिर फ्लोर वॉशिंग करें। ये भी कई दफा देखा है कि जी पहले फ्लोर वॉशिंग कर ली, बाद में वो जब वो लाइनों की वॉशिंग की तो वो पानी फिर फर्श पे आ गया, तो अगेन फिर वो कंटेमिनेशन उसमें आ जाती है। तो ये फिर स्टेप बाय स्टेप चलना है। नेक्स्ट इसमें फिर आ जाता है कि हाउस की जो प्रेपरेशन है। ये तो जब ये क्लीनिंग हो गई, उसके बाद फिर जो है ना आउटसाइड एरिया जो है शेड का, वो भी आप समझें कि ऐसा ही अहम है जैसे इनसाइड द हाउस है। क्योंकि एक्सपीरियंस की बात है, तजर्बे में
आया है कि जब भी फार्म पे विजिट करते हैं, देखते हैं, खास तौर पे इन दिनों में, तो स्टाफ क्या करता है कि ज्यादातर वो रिलैक्स होता है कि यार फ्लॉक खत्म हो गया, अब बस मजे मजे से काम करना है। तो उसमें फिर क्या होता है कि शेड के अंदर को तवज्जो ज्यादा दी जाती है बाहर का, हालांकि बाहर का एरिया भी उतना ही अहम है, उतना इम्पोर्टेंट है एज इट इज, जैसे जितना इम्पोर्टेंट ये हमारा शेड का इनसाइड है। तो इसके लिए फिर डिसइंफेक्टेंट्स हैं वो स्प्रे किए जाते हैं। फिर उसके बाद अगर उसमें कोई रिपेयर वर्क है, खुसूसन उसमें क्रेविसेस अगर रह जाए, फर्श के ऊपर कोई क्रैक्स हैं, दरारें हैं, ये चीजें, तो ये उससे फिर खत्म हो, ताकि इसके अंदर कोई भी बीटल्स, खास तौर पे जो हमारे फार्मर्स हैं या इसमें जो शामिल है उन्होंने देखा होगा, फिर इसी तरह से उसके अंदर पिस्सू रह सकते हैं, टिक्स रह सकते हैं, वो तो खैर खराब हालत में है, लेकिन ये बहुत सारी चीजों की हाइबरनेशन की जगह है, तो उसको रिपेयर करके बिल्कुल फ्लोर जो है ना और वॉल्स बिल्कुल क्लियर हो। अच्छा, अब ये तमाम प्रोसीजर तो हमने कर लिए कि उसकी क्लीनिंग कर ली, डिसइंफेक्शन हो गई, उसकी रिपेयर हो गई, उसके इक्विपमेंट्स क्लीन भी हो गए, उनका टेस्ट रन भी कर लिया। अब उसमें जो है ना वो लिटर ऐड करना है। तो 2 से 3 इंच लिटर होता है, ये फ्लोर के ऊपर ऐड करके उसके बाद उस पे इक्विपमेंट्स जो भी हैं उसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट करके और देन उसमें जो गार्ड्स की फिटिंग कर लें। लास्ट बाय लास्ट होती है फ्यूमिगेशन या फॉगिंग। तो वो फॉर्मलिन से फ्यूमिगेशन कर लें, फॉगिंग कर लें, ये सबसे लास्ट स्टेप जो है ना वो रिकमेंडेड है कि उसको आप कर लें। उसके बाद फिर हाउस में एंटर ना हो, क्योंकि उसके बाद 3 हफ्ते के लिए शेड को बंद कर देना है। लास्ट जो फ्यूमिगेशन या फॉगिंग करके फॉर्मलिन की, तो 3 हफ्ते का डाउन टाइम देना है, ताकि वो उसमें अमूमन ये होता है कि जितने भी ये जो लाइफ साइकिल है मुख्तलिफ इंसेक्ट्स का और बैक्टीरिया का, तो ये विद इन 21 डेज जो है ना वो कंप्लीट हो जाता है। किसी का 7 डेज होता है, 10 डेज, 15, 18 डेज मुख्तलिफ पे होता है। तो 21 डेज पे इनका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। तो इसमें से एग्स हैच होके जब चिक्स कोई फेवरेबल इनको कंडीशन नहीं मिलती तो फिर ये खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए इसको दिस इज अ मस्ट कि आप 21 डेज का टाइम दें अगर सही तरीके से फार्मिंग करनी है। अच्छा, जब ये 3 हफ्ते का, डॉक्टर साहब आवाज आ रही है? जी जी कयूम साहब आ रही है। तो आप बताएं, आपको आवाज सही आ रही है? हेलो जी डॉक्टर साहब आवाज आ रही है जी? जी बिल्कुल इमरान साहब, आपकी आवाज तो मुझे आ रही है। आप बताएं, आपको मेरी आवाज अच्छे से आ रही है कि नहीं? जी जी आप बताएं, अब आवाज ठीक है तो स्टार्ट कर दें। जी, तो हम बात कर रहे थे शेड की डिसइंफेक्शन की, कि वो जितना अच्छा होगा, टर्मिनल डिसइंफेक्शन जितनी बेहतर होगी, तो आने वाले वक्त में पूरे फ्लॉक में वो प्रॉब्लम्स जो आमतौर पे फेस होते हैं और बाद में सवालात करते हैं कम से कम होंगे। तो गाइडलाइंस तो हैं, लेकिन एक दफा रिफ्रेश के लिए मैं एक दफा रिपीट कर रहा हूँ सारी चीजें, कि वो प्रोटोकॉल्स पूरे फॉलो किए जाएं। एक तो ये कि इसमें इंसेक्टिसाइड सबसे पहले स्प्रे हो जाए डिसइंफेक्शन के लिए, ताकि कोई भी जो इंसेक्ट्स होते हैं वो खत्म हो जाएं। और खास तौर पर उनके एग्स हैं वो बाज़ केमिकल से भी खत्म नहीं होते, बर्निंग करनी पड़ती है। डिपेंड्स कि वो कितना पुराना फ्लॉक टू फ्लॉक जो है ना वहाँ पे उनका लोड जमा हुआ हुआ है। तो इंसेक्टिसाइड के बाद उसमें हम मुख्तलिफ हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं कि कैसे हम डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। एक तो फिनाइल का जो 1% सोल्यूशन है उससे कर सकते हैं। फिनाइल एक पावरफुल डिसइंफेक्टेंट है और इसकी खास बात ये है कि ये ऑर्गेनिक मैटर में काफी हद तक, सारे का सारा नहीं, किसी हद तक जो है ना ये डिसइंफेक्ट कर देता है। लेकिन ओवर द पैसेज ऑफ टाइम या एक ज्यादा जब इसमें ऑर्गेनिक मैटर शामिल हो जाए तो फिर ये इनएक्टिव हो जाता है। लेकिन बहरहाल ये है कि ये जो थोड़ी बहुत अगर डस्ट है तो उसकी मौजूदगी में फिनाइल का जो 1% सोल्यूशन है बहुत हद तक डिसइंफेक्ट कर देता है।
इसी तरह से पोटाशियम परमैंगनेट है, पिंकी आमतौर पे इसको कहते हैं, तो इसका भी 1% सोल्यूशन, ये बहुत अच्छा डिसइंफेक्टेंट है, इक्विपमेंट्स की क्लीनिंग के लिए बहुत अच्छा है, और वाटर लाइंस की क्लीनिंग में जो है ना ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, कोरोसिव नहीं है। फिर कार्बोलिक एसिड है, ये पावरफुल डिसइंफेक्टेंट है, इसका 0.5% सोल्यूशन हो तो ये, लेकिन ये है कि ये क्रोसिव भी है, इसको इक्विपमेंट्स में यूज नहीं करें, बल्कि इसको इसकी खास बात ये है कि ये ऑर्गेनिक मैटर की मौजूदगी में भी डिसइंफेक्ट कर देता है, तो इसलिए इसका ये चूंकि पावरफुल डिसइंफेक्टेंट है। हेलो हेलो इमरान साहब। डॉक्टर साहब आपकी आवाज बहुत अच्छी आ इमरान साहब, रही है। स्लाइड जो है ना वो स्क्रीन से गायब हो गई है। हाँ, आवाज, ऑडियो तो ठीक है, शायद वीडियो का कोई इशू। वीडियो आपकी अपनी आ रही है, इसलिए शायद वो नहीं, आप लोगों को स्लाइड डिस्प्ले हो रही है? नहीं, स्लाइड नहीं, आपकी अपनी फोटो आ रही है। नो सर। अच्छा, चलिए, बहरहाल चूंकि मेरे पास ना वो मौजूद है तो मैं वहां से कंटिन्यू रखता हूँ। अच्छा, अब ये कार्बोलिक एसिड का जिक्र कर रहे थे कि ये क्रोसिव है और ये हाथों को, इसका फायदा ये है कि अगर किसी जगह पर क्रॉनिक इस तरह के केसेस हैं रिपीटेडली एनडी के, या उसमें ज्यादा चांस ये होता है कि जो टर्मिनल डिसइंफेक्शन है वो इतनी प्रॉपर नहीं है, तो उसको बहुत अच्छा बनाने के लिए ये कर सकते हैं। और इसको फिर इक्विपमेंट में नहीं करें, बल्कि फ्लोर और छतें और इस तरह के एरिया में ये जो है ना, पहले प्लेन वॉशिंग के बाद कार्बोलिक एसिड की 0.5 सोल्यूशन के जरिए वॉशिंग कर ले। अच्छा, फॉर्मलिन, फॉर्मलिन का जो सोल्यूशन है, ये मैंने बताया कि सबसे लास्ट में इसको रखें कि जिस वक्त इसको हमने लिटर भी स्प्रेड करके और इक्विपमेंट की फिटिंग के बाद हमने क्लोज करना है, तो उससे पहले लास्ट बाय लास्ट फॉर्मलिन का अगर फॉगिंग कर दें, स्प्रे भी कर सकते हैं, तो उसका जो है ना इफेक्ट, फिर वो पूरे उसके फ्यूम्स जो हैं वो एक्टिव होते रहते हैं और यह चीज को खत्म कर देते हैं। अच्छा, फिर लाइम है, चूना आमतौर पे जिसको कहते हैं, तो ये छतों पे, फर्श के ऊपर, ये भी डिसइंफेक्टेंट का काम भी करता है, इल्यूमिनेशन भी होती है इसकी, रोशनी को भी रिफ्लेक्ट करता है और डिसइंफेक्टेंट भी है। अच्छा, फिर खास तौर पर आगे मैं कहूंगा कॉपर सल्फेट, नीला थोथा जो है, ये इस लिहाज से बहुत अहम है कि अगर फ्लॉक में कोई कॉक्सीडियोसिस का आउटब्रेक हुआ हो, उस सूरत में ये तो लाजमी करें। वैसे तो इसको रूटीन का एक हिस्सा बना लें, लेकिन इन केस ऑफ कॉक्सीडियोसिस आउटब्रेक उसकी टर्मिनल डिसइंफेक्शन में ये लाजमी रखें, क्योंकि ये जो इसका वो साइट है ये खत्म नहीं होता आम तौर पे आम डिसइंफेक्टेंट से, और बहुत इसका जो है ना स्ट्रॉन्ग शेल होता है, तो इसलिए ये कॉक्सीडिया को खत्म करने के लिए खास तौर पर कॉपर सल्फेट, और अगर ये लाइम में मिला लें, चूने में मिला के, तो ये दीवारों के ऊपर ये भी करें, फ्लोर के ऊपर करें, तो ये जो है ना खास तौर पर इस तरह के जो प्रोटोजोन डिजीजेस की प्रोटेक्शन के लिए बड़ा अच्छा डिसइंफेक्टेंट है। अच्छा, फिर एक और सिंपल चीज है, स्टीम या हॉट वाटर। ये हमने बहुत यूज करते थे, इसका कार्चर मशीन थी, उसमें स्टीम की जो है ना वो नोजल थी, वो निकलता था, हमने बहुत यूज किया इसको। तो गर्म पानी, हॉट वाटर और स्टीम, स्टीम का मतलब यही है कि जब वो 100 डिग्री से ऊपर जाएगा तभी स्टीम बनेगा। तो ये एक ऐसी चीज है कि जो सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट होता है, ये यानी कोई स्पोर और कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस इसकी मौजूदगी में जिंदा नहीं रह सकता, और इसे वॉशिंग बड़ी अच्छी होती है
और खास तौर पे भी समझिए कि स्टरलाइजेशन हो जाती है, आपके जो भी इक्विपमेंट है, ये शेड है, स्टरलाइज हो जाता है। लेकिन उसके लिए फिर अगेन बात हुई आती है कि चूंकि ये इक्विपमेंट बड़ा सोफिस्टिकेटेड है, ऐसी मशीन है जो स्टीम प्रोड्यूस करती है, तो हर जगह शायद अवेलेबल ना हो, लेकिन जहां भी फैसिलिटी अवेलेबल हो तो इसको जरूर करके इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, आगे जब हम ये सारी डिसइंफेक्शन के लिए, अच्छा जी, ये हम बात कर रहे थे कि जो अच्छा ब्रीडर है उसी की प्रोजनी अच्छा परफॉर्म करेगी, तो बेहतर है कि ब्रीडर फ्लॉक के टेस्ट की जो है ना रिपोर्ट उनसे तलब की जाए या खुद टेस्ट किए जाए कि भाई आपका फ्लॉक एमजी या साल्मोनेला पॉजिटिव तो नहीं है। तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें इन्वॉल्व होती हैं जो इन चीजों को मैनिपुलेट करती हैं। बहरहाल हमारा मकसद जो है वो ये है कि हम अपने एंड पे देखें कि हमने रिसीव करने हैं तो ये हेल्दी फ्लॉक से चिक्स हो गए, तो ये इसकी की है। अच्छा, अब हमारे पास चिक्स आने हैं तो हमने उससे पहले क्या तैयारी करनी है कि टेम्परेचर जो हमने फ्लोर टेम्परेचर है, ये याद रखें, एयर टेम्परेचर की नहीं है, फ्लोर टेम्परेचर। वो बेशक आप लेजर गन से करें, लिटर के ऊपर, फ्लोर के ऊपर जहां पे चिक्स की मौजूदगी होगी, डायरेक्ट उसके कांटेक्ट में होगा, वो एटलीस्ट 32 होगा। तो आमतौर पे जो एयर टेम्परेचर है 34 35 होता है, तो फ्लोर टेम्परेचर जो है ना वो 32 बनता है। लेकिन ये एयर टेम्परेचर और फ्लोर टेम्परेचर में फर्क है, तो वो लेजर गन के साथ अगर करें तो वो आपको एक्यूरेट बताएगा कि भी इस वक्त क्या सूरत हाल है। अच्छा, और ये 24 आवर पहले कर देना है कि भी पहले से ही हीटर ब्रूडर चला दिए जाएं ताकि टेम्परेचर इतना अचीव हो जाए, और गर्मियां हैं तो बहरहाल उस लिहाज से देखें। अच्छा, फिर पानी की अवेलेबिलिटी करनी है ताकि पानी का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के मुताबिक हो जाए, और इसी तरह से फीड जो है वो चिक्स के आने से पहले अवेलेबल हो। फिर उसके बाद जो गार्ड्स हैं, चिक गार्ड की मैं बात कर रहा हूँ कि चिक गार्ड बहुत जरूरी है। उसका फायदा ये होता है कि एक तो चिक्स आप ग्रुपिंग में रिसीव करते हैं, और हर ग्रुप में इक्विपमेंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी होती है कि 1 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस ना तय करना पड़े। जो चूजा है वो उसको विद इन 1 मीटर पानी भी मिल जाए और फीड भी मिल जाए। तो उसके लिए जहाँ पे निपल ड्रिंकर हैं उसके साथ बेबी ड्रिंकर्स होते हैं, तो वो साथ में उसको असिस्ट करते हैं, हेल्प कर रहे हैं। इसी तरह से नंबर ऑफ फीडर और वाटर जो है ना, इसको भी देखें कि उसके अकॉर्डिंगली हों, कि ताकि 1 मीटर के अंदर, यानी इसका जो की है हमने माइंड में रखना है, वो 1 मीटर के डिस्टेंस के अंदर हमने सारी फैसिलिटीज उसको प्रोवाइड कर रही है। अच्छा, फिर जब चिक्स को रिसीव करना है तो रिसीव करते हुए सबसे पहले उसको पानी की ट्रेनिंग देनी है। उसकी वजह ये है कि डिहाइड्रेशन सबसे ज्यादा फेटल चीज है। जब चूजा हैचरी से निकलता है टेम्परेचर तब ज्यादा होता है, फिर प्रोसेस होता है, उसकी ग्रेडिंग होती है, वैक्सीनेशन होती है, लोडिंग होती है, फिर ट्रेवल करता है। उस सारे सफर के दौरान तो सबसे ज्यादा उसमें एनर्जी तो मौजूद है, उसकी योग तो मौजूद है, लेकिन बहरहाल डिहाइड्रेशन होती है। तो जैसे ही फार्म पे आएगा, हाई टेम्परेचर के अंदर उसने रहना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसके अंदर जो है ना, क्रिटिकल जिसको कह ले, वो वेट लॉस है, वाटर लॉस है। अच्छा, फिर इसी तरह जब भी चिक्स पहुंचे तो उसकी फिर वेमेट कर ली कि भी वजन कर लिया कि हमारे पास जब आए हैं तो उनका क्या वजन है। अच्छा, निपल ड्रिंकर हैं वो 10 चूजे के लिए एक, और इसी तरह बेबी ड्रिंकर हैं वो 50 चूजों के लिए एक रख दें। इससे ये होगा कि उसको पानी जो है ना वो बहुत अच्छी एक्सेस में आ जाएगा। अच्छा, फिर जो निपल्स हैं, निपल की टिप जो है उस पे थोड़ा सा हल्का सा टच करें तो वो ड्रॉप आ जाता है पानी का। वो जब शाइनिंग ड्रॉप अट्रैक्ट करता है चूजों को, और वो जाकर उसको जब चूंच मारते हैं तो वहां से वो पानी पीना सीख लेते हैं।
इसी तरह जो पुराने ड्रिंकर हैं, बेल ड्रिंकर, उसके अंदर ये प्रैक्टिस करते थे कि भी उसको बीक जो है ना उसको डिप करके तो फिर छोड़े, ताकि उसकी ट्रेनिंग हो जाए पानी पीने की। अच्छा, फिर उसमें अहम बात यह है कि जो ये ड्रिंकर लाइंस हैं या ड्रिंकर्स, मैनुअल ड्रिंकर्स हैं, इसके अंदर अगर पानी उसी के अंदर डालते रहें, उसकी सफाई ना करें, उसमें इकोलाई आने का बहुत चांस है। सरफेस के ऊपर ऐसे मटेरियल जम जाता है कि उसमें इकोलाई ग्रो करना शुरू कर सकता है। तो इसलिए क्लीनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह से कोई भी बर्तन अगर खाली होगा, उसका नुकसान ये है कि जब चिक्स आएंगे उस तरफ पानी पीने के लिए, वो खाली मिलेगा तो दे विल अंडरस्टैंड कि यार यहाँ पानी अवेलेबल नहीं है, तो फिर वो किसी और तरफ जाएंगे तलाश में। तो ये फिर एक किस्म का उनके लिए वो वाटर वेसल जो है ना वो अनअवेलेबल हो जाएगा। तो इसलिए किसी भी हालत में कोशिश करें कि वो खाली ना रहे। ये जानवर की, चूजे की, सबकी फितरत में है, नेचर में है कि जहां से उनको एक दफा चीज मिलती है वो रिपीटेडली दोबारा फिर वहीं जाते हैं, और जब अगर नहीं मिलती तो फिर वो उस तरफ जाने से अवॉइड करते हैं। अच्छा, पानी की क्लोरीनेशन का आम तौर पर ख्याल नहीं रखा जाता, और इसके लिए टेस्ट बड़ा जरूरी है। खास तौर पे बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट अगर करवाए तो आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा कंटेमिनेशन होती है। तो पानी की क्लोरीनेशन उसके अकॉर्डिंगली करें जितनी कंटेमिनेशन है, और क्लोरीनेशन कैसे कर रहे हैं, क्लोरीनेशन के बाद भी टेस्ट करवाएं। अब उसमें मिकदारों की बात आ जाती है, कितनी क्वांटिटी में डालें। तो बात यह है कि जो बैक्टीरियल लोड होगा उसके मुताबिक डालकर, जब आप इसकी 2 ppm से 4 या 5 ppm तक भी जाना पड़ता है समटाइम, तो इट डिपेंड्स के भी बैक्टीरियल लोड कितना है और कितने लेवल की क्लोरीनेशन इफेक्टिव है। तो उसको अपने लिए एक स्टैंडर्ड बनाएं। ये फार्म टू फार्म वेरी कर सकती है। अच्छा, अब आ जाता है हाइट ऑफ द निपल्स जो है ना, वो भी आपने इस तरह से रखने हैं कि फैसिलिटेट करे चिक्स को। अमूमन डे 1 पे होता है तो वो फिर बहुत दिनों तक उसी पे चलता रहता है, तो वो उनको गर्दन नीचे करके पानी जो है वो पीना पड़ता है। हालांकि बेस्ट सूटेबल ये है कि वो थोड़ा सा नेक को स्ट्रेच करें और हल्का सा उनके पंजों के ऊपर भी जो है ना वो प्रेशर आए, तो उसकी हाइट जो है ना वो पानी पीते वक्त उसकी गर्दन जो है ना वो स्ट्रेट हो। तो उसकी ये हाइट अकॉर्डिंगली एडजस्ट करने की एक्सपीरियंस की बात है। जब थोड़ा सा और से देखें तो पता चलता है कि भाई किस तरह से ये होगा, कितनी हाइट इस वक्त हमें चाहिए।